हेलो स्टूडेंट्स। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे हम पहले भी इस पे 2-3 टॉपिक डाल चुका हूँ मैं। आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं वार नेस्टिंग की जो रिफॉर्म्स थे उसके बारे में। वार नेस्टिंग के टाइम में ये मान लो 1772 से 1781 का टाइम था। चार इसके प्लानिंग थी। एक तो 1772 की, 1774 की, 1780 की, 1781 की। मेनली अगर इस एंड पे हम बात करें ओवरऑल तो 1772 और 1774 के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज। देखो, सबसे पहले हमें डिस्कस करने से पहले ये क्या एक बात और करनी है कि यहाँ पे वार नेस्टिंग के टाइम में, वार नेस्टिंग क्या है कि बहुत मतलब बड़े थिंकर थे इस लॉ के फील्ड में या रिफॉर्म्स के बारे में विचार रखने वाले अपने। यहाँ पे सबसे पहला इनका जो प्लान बना उसमें क्या था कि भाई चार तरह की कोर्टें बनाई गई। एक तो सदर दीवानी अदालत, सदर फौजदारी अदालत, मुफस्सिल दीवानी अदालत, मुफस्सिल फौजदारी अदालत। इसके अलावा कलेक्टर की अपॉइंटमेंट यहाँ पे की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो सारा एरिया था उसको वार नेस्टिंग के द्वारा, मतलब यहाँ पे ये मान लो कि भी तीन पहले प्रेसिडेंसी बन गई थी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। उसके बाद में जब वार नेस्टिंग कलकत्ता के गवर्नर नियुक्त किए तो गवर्नर बनने के बाद उन्होंने कुछ नया प्लान किया। उसमें क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो सारा एरिया था उसको 32 भागों में डिवाइड कर दिया और इन सब 32 भागों को डिस्ट्रिक्ट बोला गया। और यहाँ पे क्या है कि जब हम बात करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं या अ, उसके बाद में रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें या सुपरविजन ओवर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो ये सारे के सारे काम क्या थे, कलेक्टर को सौंपे गए थे। मतलब कलेक्टर चार तरह के काम करता था। एक तो सामान्य प्रशासन, एक न्याय प्रशासन, एक रेवेन्यू कलेक्शन का काम और क्रिमिनल कोर्ट्स में सुपरविजन का काम भी कलेक्टर को दिया गया था। मतलब 1772 की जो प्लान था, 1772 के प्लान के ए पार्ट में अगर बात करें फर्स्ट पार्ट को, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, कलेक्टर की अपॉइंटमेंट की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को 32 भागों में डिवाइड किया गया और सभी जगह एक एक कलेक्टर की अपॉइंटमेंट कर दी। तो चार तरह के काम कलेक्टर को सौंपे गए। चलो, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 1772 के प्लान बी की, तो उसमें क्या था, सबसे पहले हम बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए क्या इसमें प्रोविज़न किए गए थे। सबसे पहला काम तो क्या है, स्मॉल काउजेज कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटी कोर्ट जो थी स्मॉल काउजेज कोर्ट। स्मॉल काउजेज कोर्ट जो थी उसको 10 रुपये तक के मामले सुनने की पावर थी। मतलब छोटे मोटे दीवानी मामले सुनने की पावर इसको दी गई थी। उसमें क्या है कि भाई जैसे परगना जो अपने बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से दूर के एरिए जो परगना थे, उन परगना में जो हेड फार्मर था वो 10 रुपये तक के मामले सुन सकता था। ठीक है, बड़ी एक मतलब एक सिंपल सी व्यवस्था थी। छोटे मतलब छोटे मोटे मामले जो हैं वो परगना में ही निपटा लिए जाते थे। उसके बाद में बात करते हैं हम मुफस्सिल दीवानी अदालत की। मुफस्सिल दीवानी अदालत, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मुफस्सिल दीवानी अदालत रखी गई थी जिसका पीठासीन अधिकारी कलेक्टर को बनाया गया था। ठीक है, कलेक्टर 500 रुपये तक के मामले सुन सकता था। मतलब 500 रुपये तक के मामले का अंतिम निर्णय मुफस्सिल दीवानी अदालत को था। मुफस्सिल दीवानी अदालत चल अचल संपत्ति के मामले सुन सकते थे, विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार विषय के मामले सुन सकते थे, जातिगत संबंधित मामले सुन सकती थी, ऋण संविदा, राजस्व संबंधी मामले सुन सकती थी। इस तरह से क्या है कि जो मुफस्सिल दीवानी अदालत है उसको इन इन मामलों में जुरिडिक्शन पावर थी, मतलब क्षेत्राधिकार था। ठीक है, मुफस्सिल अदालत का जो न्यायाधीश था अपने कलेक्टर को बनाया गया था, क्योंकि कलेक्टर एक अंग्रेज व्यक्ति था तो उसको यहाँ के हिंदू मुस्लिम्स के जो शास्त्र थे उनकी कोई नॉलेज नहीं थी। इसके लिए क्या किया
कि उसकी सहायता करने के लिए पंडित और काजी को नियुक्त कर दिया गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि पंडित और काजी ही ये बता सकते हैं कि जो पर्सनल लॉज हैं वो किस तरह से यहाँ पे भारत में लागू हो रहे हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं अपने। तो देखो 500 रुपये तक के मामले का विचारण इनको दिया गया था, राइट, पर 500 रुपये से अधिक के मामलों में अपील जो है सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। इसके बाद में हम बात करते हैं सदर दीवानी अदालत की। सेकंड जो कोर्ट थी वो सदर दीवानी अदालत थी। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई और इसका जो न्यायाधीश था वो गवर्नर एंड काउंसिल को बनाया गया। मतलब गवर्नर एंड काउंसिल के अंडर में एक सदर दीवानी अदालत बनाई गई थी। अब इस कोर्ट को 500 रुपये से ऊपर के मामले जो मुफस्सिल दीवानी अदालत में नहीं निपटाए जाते थे, उनकी अपील सदर दीवानी अदालत में किए जाने का प्रोविज़न रखा गया। ठीक है। इसकी जो गणपूर्ति थी, या मतलब ये कहें कि कोरम था, कोरम इसका 3 मेंबर्स का कोरम था। 3 मेंबर्स की कोरम से ये न्याय कोर्ट लगती थी। और न्यायाधीशों की सहायता करने के लिए मुख्य काजी और मुख्य पंडित अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। इस तरह से क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस चलाया जा रहा था। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, या हिंदी में बात करें तो फौजदारी न्याय प्रशासन की। फौजदारी न्याय प्रशासन या क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए मुफस्सिल फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। मुफस्सिल फौजदारी, या कई जगह मुफस्सिल निजामत अदालत भी बोल देते हैं इसको। इस कोर्ट में जो न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे वो काजी, मुफ्ती और मौलवी, ये 3 व्यक्ति काम कर रहे थे। काजी मुफ्ती न्याय करते थे, मौलवी मुस्लिम आपराधिक विधि का उद्घोषक थे, मतलब वो घोषणा करते थे कि मुस्लिम विधि क्या है। आपराधिक मामलों का निर्णय आपराधिक विधि के अनुसार किया जाता था। यहाँ पे ये था कि भी मुफस्सिल फौजदारी अदालत है, उसके ऊपर कलेक्टर जो है वो निगरानी रखता था, जिससे न्याय निष्पक्ष हो सके। अदालत जुर्माने से लेकर मृत्युदंड की सज़ा दे सकती थी, परंतु 100 रुपये के ऊपर वाले मामले में या मृत्युदंड के मामले में उसका अनुमोदन सदर फौजदारी अदालत से किया जाना आवश्यक था। अदालत खुली अदालत के रूप में परीक्षण करती थी। इसके बाद में बात करें तो सदर फौजदारी अदालत या सदर निजामत अदालत, इसमें जो ये अदालत जो थी, ये क्या है कि भी पहले मुर्शिदाबाद में थी, मुर्शिदाबाद से इसको कलकत्ता में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये जो मुफस्सिल फौजदारी अदालत है, सदर फौजदारी अदालत है, ये मुफस्सिल फौजदारी अदालतों से अपील सुना करती थी। इसका जो पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश था वो एक भारतीय अधिकारी, जिसको दरोगा अदालत या ये कहें कि डिप्टी नवाब होता था, उसकी सहायता के लिए काजी, मुफ्ती एवं मुख्य मौलवी नियुक्त किए गए थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से की जाती थी। ठीक है। इस अदालत की जो कार्रवाई थी, सदर दीवानी अदालत के न्यायाधीश गवर्नर और उसकी काउंसिल से की निगरानी में की जाती थी। और इस तरह से क्या है कि यहाँ पे एक फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए सदर फौजदारी अदालत की स्थापना भी की गई थी। इस तरह से यहाँ पे जैसे जो सदर फौजदारी अदालत है, इसके द्वारा अगर बात करें कि भी दंड किस प्रकार से दिए जाते थे, तो देखो क्या था कि भी यह अदालत मतलब मुफस्सिल फौजदारी अदालत द्वारा जो भी अंग विच्छेद के मामले या फिर मृत्युदंड के मामले जो मुफस्सिल फौजदारी अदालत नहीं दे सकती थी, वो इस यहाँ पे भेजे जाते थे, मतलब सदर फौजदारी अदालत में। जो आपराधिक विधि थी, आपराधिक विधि क्या है कि मुस्लिम आपराधिक विधि के अनुसार यहाँ पे आपराधिक विधि लागू होती थी। जैसे डकैती पर अंकुश लगाने के लिए मुस्लिम विधि में परिवर्तन किया गया। डकैतों को उसके गांव में जाके पहले फांसी पर सजा लटका दिया जाता था, उसके परिवार के सदस्यों को राज्य का गुलाम बना लिया जाता था।
इस तरह की जो व्यवस्थाएं चल रही थी पहले। तो ऐसी जो कठोर सजाओं की व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए ये वाली व्यवस्था की गई सदर फौजदारी अदालत की। जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो ज़िले का कलेक्टर गवर्नर एंड काउंसिल, मतलब ये कह दें कि भी कलेक्टर को रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया था इस तरह से। अब बात करते हैं इसकी जो मेरिट और डिमेरिट की। देखो सबसे बात आती है कि भी मेरिट और डिमेरिट की। तो मेरिट्स जो थी इसकी, अगर 1772 के प्लान की मेरिट्स की बात करें हम, तो इसमें देखो सबसे पहला काम क्या था कि भी जितने भी ये देसी भारतीय थी उनकी व्यक्तिगत विधियों को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की गई थी। क्योंकि हिंदू के वादों को हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार और मुस्लिम के वादों को कुरान के नियमों के अनुसार निर्णित किया जाता था। इस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों के साथ समान व्यवहार किया गया। बंगाल बिहार उड़ीसा का जो एरिया था उसमें उसको छोटी छोटी इकाइयों में कन्वर्ट करके उसमें रेवेन्यू कलेक्शन किया जा रहा था। या ये कह दें उसके जो स्मॉल काउजेज कोर्ट हैं, जो वो 10 मील की जो परिधि थी उसके अंतर्गत स्मॉल काउजेज कोर्ट बनाए गए, जो कि जनता को न्याय के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े जिसके लिए। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि भाई हिंदू और मुस्लिम विधि की व्यवस्था के लिए भारतीय विधि अधिकारी पंडित और काजी की नियुक्ति यहाँ पे की गई। न्यायालय के कमीशन के स्थान पर फीस निर्धारित कर दी गई थी। डकैती के उन्मूलन के लिए कठोर कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। अब इसकी डीमेरिट्स की बात करें अगर, तो डीमेरिट्स में देखो क्या था कि जो इस योजना में जो लघु वाद न्यायालय या स्मॉल काउजेज कोर्ट लगाए गए थे वो बहुत कम थे। यातायात का अभाव होने के कारण क्या है कि भी आम आदमी को थोड़ा नुकसान इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। या ये कह दें इसका जो मेन दोष है वो है कि कलेक्टर के हाथों में सारा का सारा नियंत्रण दे दिया गया था, जिससे जो कलेक्टर था वो निरंकुश बनने लग गया था। वह जिले का रेवेन्यू कलेक्शन करता था, उसके बाद में न्याय भी करता था। ये कहते हैं फौजदारी अदालतों पे सुपरविज़न का काम भी उसी को सौंपा हुआ था। और ये भी मान लें कि भी उसके साथ साथ अपना पर्सनल बिजनेस भी करता ही रहा होगा। तो इस तरह से ये क्या है, इसका एक बड़ा दोष था। और ये कहें कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों में कोई विभाजन था तो ऐसा भी नहीं था। व्यक्तिगत विधियों का प्रयोग कुछ मामलों में किया जाता था, जैसे उत्तराधिकार, जाति धर्म संबंधी रीति रिवाज, और मतलब एक सीमित रूप से किया जाता था ये कह दें। ठीक है, इस तरह से क्या है कि वार्न हेस्टिंग ने जो ये प्लान बनाया था रिफॉर्म्स के लिए, इस प्लान की गुण दोषों की बात हम कर रहे थे, तो गुण और दोष ये हैं, मेरिट और डीमेरिट। इस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो लागू किया गया 1772 और 1772 ए और बी में। ठीक है, आप इसको थोड़ा देखें, सुने, समझें। मतलब कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि भाई इसमें जब भी आप इसको समझते हैं या इसको स्टडी करते हैं तो आपको क्या है कि भी इन चीज़ों के नियर अबाउट ही आपको पढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप समझो कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भी लॉ हिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो वो लॉ की हिस्ट्री हो या फिर कोर्ट्स की, मतलब कोर्ट्स कब बने थे और कौन कौन से कानून लागू हुए थे, इन चीज़ पे टारगेट आपको लीगल हिस्ट्री पढ़ते हुए रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।